हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। जैसा कि ये हमारे एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ गई हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो ये हमारे इसके एक पेपर हुआ है 2023 में, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये हमारे इसके टीजीटी के जो जनरल पेपर होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी होंगे। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये हमारा इसका जो टीजीटी सोशल साइंस है, उसका पेपर हुआ था जो 23 दिसंबर को, उसको भी पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही यदि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसमें पहले पार्ट हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार मतलब कि 2009 आरटीई एक्ट के संबंध में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सही स्टेटमेंट बताना है। यह एक्ट जम्मू कश्मीर छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है, पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इस एक्ट में प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है, ये भी गलत है। यह एक्ट सभी बालकों को 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। ये सभी के लिए है, ना कि सिर्फ बालकों के लिए। एंड फोर्थ कह रहा है कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी बालक को, यस किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ये कहता है आरटीई एक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यदि हम बात करें आरटीई एक्ट की, तो इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। लेकिन जब यह एक्ट लागू हुआ था 2010 में, तभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद यह जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है और ये 2019 में लागू हुआ था और ये पेपर हुआ था 2023 में। तो इसका मतलब ये, इसलिए इसका पहला ऑप्शन गलत था, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता तो वो सही होता। और इस एक्ट में 1 से 6 नहीं, 1 से 8 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। और यह एक्ट 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो आलमगीरनामा में है औरंगजेब का इतिहास। और आलमगीरनामा की रचना की जाती है 1688 में मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। 1688 में क्या होता है, इंग्लैंड की क्रांति होती है। और इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का विवरण मिलता है। औरंगजेब ने अपने शासन के कौन से 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन था भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 2025 और 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे था या फिर बजट है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा दिसंबर के नए एग्जाम्स के लिए। तो इसमें पूछा था 2022-23 के अनुसार किसी भी स्तर पर 13-14 की तुलना में जो 21-22 वर्ष है, उसमें विद्यालयों में जो सकल नामांकन अनुपात है उसमें गिरावट देखी गई है। मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में गिरावट देखी गई है। किस किस में, तो ये देखी गई है केवल प्राइमरी स्तर पर गिरावट हुई है, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ए इज करेक्ट। तो जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा होगा एजुकेशन से रिलेटेड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी मतलब कि परमानेंट प्रशासक है। तो भारत का प्रधानमंत्री स्थायी नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल बदल जाता है। भारत में लोकतंत्र है, तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जो सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। राज्य का राज्यपाल भी परमानेंट नहीं होता। लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो एक बार सेलेक्ट होते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं। और वो एक बार सेलेक्ट होते हैं तो परमानेंट होते हैं जब तक कि वो रिटायर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। तो बेसिकली पूछा जाता है, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन को बस इसमें घुमाया गया है कि व्यक्ति को काटेगी तो उसमें क्या क्या हुआ। तो इसमें हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड। तो पेपर तो मॉडरेट लेवल का ही था, लेकिन पेपर क्या था, लेंदी था। इसको सिर्फ इसकी लैंग्वेज टफ थी। नेक्स्ट है आईआईटी। आईआईटी का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था तंजानिया में, बहुत न्यूज़ में था उस टाइम पे, तो इसलिए पूछा भी गया था। तो करंट के अब तक के 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है और उससे संबंधित देश हैं। तो ये क्वेश्चन था कि रिवोनिया कहाँ पर है। साउथ अफ्रीका में। वर्साई पेरिस में है, सॉरी फ्रांस में है। ये तो
हिस्ट्री से हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है एंड न्यूरेमबर्ग ये है जर्मनी में। नेक्स्ट अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में 2023 का जो पद्म भूषण था वो किस उद्योगपति को दिया गया था? तो ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। तो पद्म पुरस्कार तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए अब तक की। एंड नेक्स्ट था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीता था? तो वो जीता था इंडिया ने, इसलिए पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है लघु हिमालय जो है और शिवालिक, इसके बीच जो पड़ने वाली देशांतर घाटी है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं दून्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो हम लोगों ने देखा 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट से थे ही। एक बजट इकोनॉमिक सर्वे, एक स्पोर्ट्स से था, एक पद्म पुरस्कार से था, एक इंटरनेशनल न्यूज़ से था। इसमें इसका सेकंड पार्ट मतलब कि जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो नहीं शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड आईसीटी की। तो इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल, जो ऑडियो फाइल होती है, ठीक है, जिसको हम सुनते हैं, उसका लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। नहीं पूछा, नहीं है। MP3 भी है, वेव भी है, फ्लैग भी है, लेकिन जो PDF है क्या? PDF फॉर्मेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। तो ये तो इजी था क्योंकि PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? तो साइबर सुरक्षा है मतलब कि साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो इसमें फायरफॉक्स, ओपेरा और एस तो वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो एंड्रॉयड है ये क्या? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मेमोरी यूनिट को उनकी क्षमता मतलब कि कैपेसिटी के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, जैसे कि गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है। तो इसमें आएगा, तो इसमें सबसे छोटी यूनिट आएगी किलोबाइट, फिर उसकी बड़ी आएगी मेगाबाइट, फिर उससे भी बड़ी आती है गीगाबाइट जिसे हम कहते हैं GB, ठीक है, फिर उससे भी बड़ी आती है टेराबाइट मतलब कि TB। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में जो HTTPS होता है इसका अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि अधिकांश MS ऑफिस, जो MS ऑफिस होता है वो एप्लीकेशन जो होता है वह एक सिलेक्टेड मतलब कि कॉपीड टेक्स्ट या फिर इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं? तो यदि हमें कोई भी इमेज या टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट करना, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? तो ये हो जाएगी Ctrl+V। और यदि हम बात करें Ctrl+CA तो इसका यूज होता है टेक्स्ट या फिर इमेज को कॉपी करने के लिए C, ठीक है, C का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जो स्विच होती है वह एक एग्जांपल है किस चीज़ का? तो यह किसका है? आउटपुट इनपुट स्टोरेज का नहीं, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें वायरस या फिर इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में सबसे कम खतरा होता है इन्फेक्शन का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस या फिर वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल के जो कंप्यूटर लैब है उसमें 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे तो जनरली हम किस नेटवर्क मतलब किस टाइप के नेटवर्क का प्रयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, बहुत बड़े एरिया को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा लैन, ठीक है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? तो इसमें आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B। अब हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 4 की। तो इसमें कह रहा है कि एक जो शिक्षक होता है वो संप्रत्यय को समझाने के लिए पहले क्या करता है? पहले सिद्धांत फिर नियम बताता है और फिर क्या करता है? फिर एग्जाम्पल्स देता है। तो वह कौन सा उपागम अपना रहा है मतलब कि कौन सी अप्रोच अडॉप्ट की है उस टीचर ने? तो उसने किया है निगमनात्मक मतलब कि डिडक्टिव। क्या कह रहा है? पहले वो सिद्धांत बता रहा है मतलब पहले थ्योरी बता रहा है, रूल बता रहा है, फिर एग्जाम्पल, ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल, नियम से एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं तो निगमनात्मक होगा, और यदि पहले उदाहरण बता के फिर नियम बताएगा तो वो जाता है अगमनात्मक। तो निगमनात्मक विधि जो होती है उसमें पहले सामान्य सिद्धांत या फिर नियम बताए जाते हैं, फिर उन्हें विशिष्ट उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है।
नेक्स्ट है समन्वित मतलब कि इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो ऐसी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह अनुभवहीन जो शिक्षक होती हैं उनको सहायता देती हैं, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये पाठ्य पुस्तक को पाठ्य वस्तु या फिर पाठ्यक्रम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड थर्ड कह रहा है कि ये तैयार सामग्री भी प्रदान करती है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि विद्यालयों के व्यक्तिगत अधिगम इंडिविजुअल लर्निंग तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती, गलत। सिद्ध होती हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गलत है। नेक्स्ट है यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा। तो यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा इसका मतलब क्या होगा कि कुछ भी पढ़ाया ही नहीं गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार होते हैं, मतलब कि ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आइडियाज़ होते हैं, वह एक क्रिएटिव स्टूडेंट होता है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट कौन कौन सा होता है, जिसमें जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, मौलिकता होती है, कल्पनाशीलता होती है, अपसारी सोच होता है, साथ ही वह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है और जोखिम उठाने की तत्परता होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं। तो उसमें जो इन्फॉर्मेटिव होती है, सूचनात्मक होती है, यही शिक्षार्थी, ठीक है, स्टूडेंट केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं। कम्युनिकेटिव, सिचुएटिव, सिचुएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिव ये सभी तो उपयोगी होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव उपयोगी नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की, ठीक है, लर्निंग के असेसमेंट की एक विशेषता नहीं है। यह निरंतर प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक देता है, ये तो है। यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और अल्पज्ञता को पहचानने में भी सहायक होता है, करेक्ट है। यह विद्यार्थी को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर भी देता है, जिससे कि वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम भी उठा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु, मतलब कि इट इज जजमेंटल, इंग्लिश में पढ़िए, कह रहा है कि जजमेंटल, तो ये वर्ड ही गलत है, ठीक है, ये जजमेंटल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन डी ही आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऐसा कथन पहचानिए जो कि सही नहीं हो, मतलब कि गलत हो। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि एवरी सप्लाई टाइप ऑफ एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ एटम, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि जो विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दूसरा। थर्ड कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। ये जो लिखित प्रश्न होते हैं मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वही एक क्रिएटिव स्टूडेंट के मापन के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि मैचिंग मतलब कि जो जोड़े बनाने वाले प्रश्न हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही एक प्रकार होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। एक प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ, लेकिन चार यदि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर मैचिंग वाले प्रश्न भी बना सकते हैं तो वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हुआ। नेक्स्ट है खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करता है, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में बहुत ही शरारती है, वो अनुशासन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, उसे हम मॉनिटर बना सकते हैं, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो खुद ही अनुशासन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा खेल विधि का सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है बताना है। तो इसमें जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग है यही शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है इनका प्रयोग इकाई परीक्षण से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम मतलब कि जो लर्निंग है उसको सबसे कम प्रभावित करता है। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है यही लर्निंग को सबसे कम प्रभावित करती हैं। इमिटेशन, मैचुरेशन और रेडीनेस ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 की, लैंग्वेज की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो इसमें पहला कह रहा है कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे। तो आई वुड रिसीव, आई हैव रिसीव्ड, आई रिसीव्ड या फिर आई हैड रिसीव्ड। तो इसमें हो जाएगा आई
रिसीव्ड, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव किया, कब किया, यस्टरडे में किया, और ये पास्ट की बात कर रहा तो इसमें हो जाएगा रिसीव्ड मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी रिसीव्ड। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ये क्या है, यह एक सिंगल डिश है, ठीक है, ना कि दो अलग अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऐसे भी कर सकते हैं, ना कि आर है, गोइंग है, ना आर है, ना है। तो इसमें हो जाएगा ब्रेड एंड बटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बताना है कौन से पार्ट में एरर है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो यहाँ पे द ओनली वन, वन क्या है, वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी होगा, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में आर की जगह पे क्या होगा, आर की जगह पे सिंगुलर वर्ब मतलब कि इज आएगा, तो सी में एरर है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डी में है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बताना है, एंटोनिम बताना है डैमेज का, तो डैमेज का हो जाएगा कंपेंसेशन। यदि हम बात करें रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रिपर्चर का मतलब होता है टूटना, एंड माई हैंड का मतलब होता है तबाही। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि कॉपर इज डैश क्या है, यूजफुल मेटल है, तो कॉपर इज अ, यहाँ पे एन नहीं यूज होगा, यहाँ पे होगा अ, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। यहाँ पे आर्टिकल से भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बताना है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस, वॉइस बताना, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज करेक्टली। कह रहा है कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसकी वॉइस चेंज करना है, तो हु का हो जाएगा बाई होम इज़ द डोर, आईएनजी है तो इसकी जगह पर आएगा क्या, बीइंग नॉक्ड एट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाई होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट। नेक्स्ट है बताना है कौन सा टेंस है, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट टेंस, तो पास्ट में भी कौन सा है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको, वेदर बी ट्रू सी इट कुड वंडर्ड, तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे शी है, तो यहाँ पे आएगा शी के बाद आएगा क्या, शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, तो इसका हो जाएगा CEATB, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ही बिड्स फेयर टू राइवल्स हिज फादर एज अ लॉयर, तो बिड्स फेयर का ईडियम बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीम्स लाइकली। बिड्स फेयर मतलब कि संभावना देखना, और सीम्स लाइकली मतलब क्या, ये भी संभावित लगना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि हम वाक्यों की बात करें तो मच अपोज्ड मतलब बहुत ही विरोध करना, नॉट क्वालिफाइड योग्य नहीं होना, ट्राइंग वेरी हार्ड बहुत कोशिश करना। नेक्स्ट है बताना है सिनोनिम, करेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्टिट्यूड। कावर्डिस मतलब क्या होता है, कायरता, वर्च्यू मतलब गुण, और हेजिटेशन मतलब कि हिचकिचाहट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल हिंदी की, और इसमें पहला गद्यांश है जिसमें कह रहा है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंत्र पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है, उपदेश ना देना, उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना, या फिर उपदेश पर अमल ना करना।
तो क्या आसान नहीं है? उपदेश देना तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना आसान नहीं है। उपदेश तो कोई भी दे लेता है, लेकिन जो उपदेश देते हैं वो खुद उन पर अमल नहीं करते हैं, ऐसा कहा गया है गद्यांश में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं? स्टेटमेंट में था कि कर्तव्यनिष्ठा, सदाचार तथा ईमानदारी पर उपदेश देते हैं, लेकिन धर्मपरायणता इसका जिक्र नहीं किया गया है गद्यांश में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब उपदेश प्रभावी हो, तब बात का प्रभाव भाषण से भी कहीं अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताना है स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें जो तल्लीन है ये तत् प्लस लीन होगा, तो इसमें व्यंजन संधि होगी और इसमें स्वर संधि नहीं होगी। परमार्थ, वार्तालाप और कुशासन ये तीनों ही स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि परमार्थ, कुशासन और वार्तालाप। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ, कुशासन कुश प्लस आसन, वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप। विलोम शब्द के आधार पर असंगत बताना है। उन्नति करना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अवनति करना, करेक्ट है। निंदा करना, किसी की निंदा करना, तो उसका अपोजिट प्रार्थना नहीं होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रशंसा। तो इसका ऑप्शन भी गलत है। तीव्र का अपोजिट मंद, करेक्ट है। दुर्लभ का अपोजिट सुलभ, करेक्ट है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो नदी है, नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि बात करें गंगा की, राम की और काशी की, तो ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो सुरपति इंद्र है, सुरेंद्र इंद्र है, पुरंदर इंद्र है, लेकिन मनोज क्या है? मनोज कामदेव है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुहावरा दिया है, बताना है सोने में सुहागा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका होगा अच्छी चीज का और अच्छा होना। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो नराधम ये तत्पुरुष नहीं, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है, और दूसरा पद विशेष मतलब की संज्ञा होता है, वही होता है कर्मधारय। जैसे कि नराधम, अधम है नर जो, और पीत सागर, पीत सागर का मतलब होगा पीत है जो सागर, मतलब पीला है जो सागर। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? धोखा तो शुद्ध है, दुष्कर भी शुद्ध लिखा है, हिंदुस्तान भी शुद्ध है, लेकिन सीधा सादा नहीं होता, सीधा सादा होता है। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। तो इसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक गद्यांश दिया है। पहला कह रहा है कि भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल रूप है, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। यद्यपि भाषा का जो लिखित रूप है वो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही विकसित हो गया है, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा अधिक महत्वपूर्ण। इसका प्रमुख कारण है कि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन और भाषण में मौखिक भाषा का ही उपयोग होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है किसके द्वारा? तो वो होता है सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के द्वारा, और ये गद्यांश के अनुसार है। गद्यांश में ये दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है? भाषण में होता है, हास परिहास में होता है, वार्तालाप में होता है, लेकिन लेखन में मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। ये भी गद्यांश के अकॉर्डिंग ही है। भाषा का जो वास्तविक रूप है वो कैसा है? वो मौखिक भाषा है। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो वो हो जाएगा जगत गुरु, और यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जगत नहीं, यहाँ पे होगा जगत गुरु, और ये संधि के अकॉर्डिंग पूछा था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, और इसमें से बताना है कौन सा गलत है। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी कहते हैं। आदि से अंत तक को आद्योपांत। आयोजन करने वाले को प्रायोजक नहीं, इसे कहते हैं आयोजक। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, तो यही हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्वर की मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध मतलब कि गलत बताना है। स्वर की मात्रा की दृष्टि से तो पत्नी तो शुद्ध है, मृग भी शुद्ध है, आहार भी शुद्ध है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सिंधूर्मी नहीं होता है, ये होता है सिंधूर्मी। सिंधु प्लस उर्मी मिलकर बनाता है सिंधूर्मी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के युग में असंगत बताना है। आवश्यकता से अधिक वर्षा को कहते हैं अतिवृष्टि, आशा से अधिक इसको कहते हैं आशातीत, आँखों के जो सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी। तो यही गलत है, क्योंकि आँखों के सामने हो जो उसे प्रत्यक्षदर्शी नहीं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, और अचानक होने वाले को कहते हैं आकस्मिक। निम्नलिखित में से किसमें बहुव्रीहि समास है? तो इसमें जो गिरधर है, गिरधर में ही बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से भौरा, भौरा का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? तो खटपद, षटपद, मधुप और मधुकर तो भौरा, लेकिन मनोभव ये क्या है? ये भंवरा नहीं है, ये मदन, मदन मतलब कि कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना है। और ये विलोम पूछा है, तो जीवित का विलोम क्या होता है? मृत होता है। आविर्भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। आगत का निर्गत करेक्ट है, कुटिल का सरल ये भी करेक्ट है। तो हम लोगों ने EMRS जो दिसंबर 2023 को हुआ था उसके TGT के जनरल पेपर, कंप्लीट जनरल पेपर को डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग EMRS के TGT के SST TGT सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको पूरे कंप्लीट कवर करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।